यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला गुंजन। ठीक है। पाठ 12 पानी अमृत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा। तो पानी की तुलना अमृत से की गई है कि पानी जो है वो अमृत के समान है। तो हमें पानी को बचा कर रखना है, पानी को व्यर्थ नहीं करना। इस पाठ में हमें पानी के महत्व को समझाया गया है कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका हम कब कब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। और यदि हम इस तरह व्यर्थ करते रहे तो पानी समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। आओ अब आरंभ करते हैं बातों बातों में। पहला प्रश्न है बेटा कि जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि जीवित रहने के लिए जरूरी होती है जल, वायु और भोजन। क्योंकि अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं हम ले पाएंगे। और अगर पानी नहीं होगा तो पानी के बिना भी हमारा जीवन असंभव है। और अगर भोजन नहीं होगा तो उसके बिना भी जीवित नहीं रह सकते। तो जीवित रहने के लिए जो हमारी मुख्य चीजें हैं वो हैं जल, वायु और भोजन। अगला प्रश्न है प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं। तत्व होते हैं बेटा जो ये पदार्थ होते हैं, यानी कि प्रकृति के हमारे ऐसे कौन से 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये जो है हमारे प्रकृति के 5 तत्व हैं। नेचर, इनको नेचर ने बनाया बेटा, प्रकृति ने बनाया, इनको किसी ने नहीं बनाया। ये जो हमारे 5 तत्व हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये जो आपको बातों बातों में मैं प्रश्न बता रही हूँ, इनके उत्तर भी समझा रही हूँ। ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी बेटा, ध्यान से सुनना। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब आप बातों बातों में के दोनों प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। पानी, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। यानी कि अनमोल होता है कीमती, बहुत कीमती, है ना। तो उपहार मतलब एक भेंट है जो प्रकृति ने हमें दी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बेटा पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है। यदि हमें पूरा दिन पानी ना मिले, 2 दिन ना मिले, तो हमारा जीवन जीना असंभव हो जाएगा। तो कहते हैं कि पानी जो है हमारे जीवन का आधार है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यह पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणी की जरूरत है। यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी छोटी जीव जंतु, जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी हैं, उन सब के लिए पानी आवश्यक है। पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण होता है उसकी रक्षा करना, अर्थात उसको बचाना। रक्षा तो हम ऐसे करते हैं ना, पानी को वेस्ट ना करके, पानी को बचाकर। कहते हैं ना सेव वाटर सेव लाइफ। तो कहते हैं कि पानी की उपयोगिता को समझकर, यानी कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, उसकी रक्षा संरक्षण अर्थात उसका बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पानी का बचाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में पानी हमें मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है। आइए अब पाठ का आरंभ करते हैं बेटे। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर
अपने घर ला रहा था। यानी कि इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया कि पानी का महत्व क्या है। तो इस पाठ में उन्होंने एक छोटी सी एक लोक कथा डाल दी है। आगे पाठ में हम पढ़ेंगे पानी के महत्व के बारे में, लेकिन पानी के महत्व को समझाने के लिए इस पाठ में एक लोक कथा को डाला गया है। उस लोक कथा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। कह रहे हैं कि सूरज तप रहा था, यानी कि गर्मी का समय था, सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, धरती जो थी जल रही थी, जैसे तवा जलता है ना, तवा लू चलती है गर्मियों में और तवे की तरह धरती जलती है, तो ऐसे ही उस समय जो धरती थी, पृथ्वी थी, बहुत गर्म थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को, यानी कि राजस्थानी किसको कहा गया? राजस्थान में रहने वाले को। हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी कहा जाता है, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी कहा जाता है, इसी प्रकार राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी कहते हैं। तो एक व्यक्ति था जिसका विवाह हुआ था और 2 साल के बाद वो अपनी पत्नी को उसके मायके से लेने गया था। मरुभूमि की यात्रा करते, मरुभूमि होता है बेटा रेगिस्तान, मरुभूमि बोलते हैं रेगिस्तान को। जैसे राजस्थान में रेती रेत होती है ना, तो उसको रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। यानी कि उस समय जो थी, गाड़ियां नहीं थी, कार नहीं थी, बसेस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी। उस समय लोग क्या करते थे? ऊंट से, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। तो मरु की भूमि की यात्रा यानी कि रेगिस्तान की जो यात्रा थी वो ऊंट के द्वारा की जाती थी। और जब ऊंट के द्वारा चलेंगे तो ऊंट तो धीरे धीरे चलता है ना, तो उन उसको अपने मतलब पत्नी को जब अपने घर लेके आ रहा था, तो उसको वहां पहुंचने में पूरा दिन लग गया था, यानी कि पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी, मतलब एक दिन उसको पूरा लग गया था और उसको अपने घर पहुंचने में 18 घंटे की यात्रा भी और करनी थी। अब राजस्थानी जो थे वो तो राजस्थानी भाषा में बोलेंगे ना, तो वो क्या कहता है? हलक सूख्यो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। गला सूख गया है, क्या पानी है? इसका अर्थ ये होता है हलक सूख्यो है, हलक होता है गला, सूख्यो है सूख गया है, पानी बोलते हैं पानी को। ये पानी का पर्यायवाची शब्द है पानी। कहते क्या पानी है? किसने पूछा? राजस्थानी की पत्नी ने। किससे पूछा? राजस्थानी से। हलक तो मेरो भी सूखे हैं, मश्क में 2 बूंद पानी रहो, ले तू पी ले। ऊंट को रोकते हुए पति बोला, यानी कि वो ऊंट की सवारी करते हुए जा रहे थे, तो उसका राजस्थानी जो पति था वो कहता है कि हलक तो मेरा भी सूखियो है। वो कहता है कि जो मेरा गला है, मेरा गला भी सूख गया है, मश्क में 2 बूंद पानी रहो है, ले तू पी। मश्क क्या होता है बेटा? मश्क होता है लेदर से बना, चमड़े से बना हुआ एक पानी भरने का थैला होता है। थैला होता है लेकिन वो किससे बना होता है? चमड़े से। उसको हम बोलते हैं मश्क। ठीक है। मश्क में 2 बूंद पानी रहे हुआ, यानी कि मश्क में जो है 2 बूंद पानी है, लो तुम पी लो। यानी कि जब वो ऊंट चला रहा था तो उसने ऊंट को रोकते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आपके सामने है, चित्र में दिखाया गया है कि एक राजस्थानी बैठा है, उसकी पत्नी नीचे गिरी हुई है। इट मीन्स ये पानी के प्यास से। अभी हम लेसन में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह क्यों नीचे लेटी हुई है। और देखो घोड़ा, वो ऊंट जो है वो खड़ा है, क्योंकि रेगिस्तान की जो सवारी है वो कौन सी है? ऊंट। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। उसकी पत्नी क्या कहती है अपने पति को कि नहीं, मैंने नहीं पीना, तुम पी ले। उसका पति कहता है तू पी, वो कहता है ना तू पी। मतलब दोनों एक दूसरे को बार बार कहते हैं कि मैं नहीं पीता, तुम पी लो, तुम पी लो। तो कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। यानी कि मश्क में जो था पानी 2 बूंद था। पत्नी कह रही थी कि पति पी ले वो बच जाएगा, पति कह रहा था कि पत्नी पी ले वो बच जाएगा। तो ऐसे करते करते दोनों ने ही पानी नहीं पिया और पानी की प्यास की कमी से, पानी ना मिलने से उन दोनों ने दम तोड़ दिया, अर्थात उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो
राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। देखो बच्चों, इस लोक कथा से, जो छोटी सी लोक कथा आपको मैंने भी पढ़ा के समझाई कि एक राजस्थानी था, उसकी पत्नी थी, वो तो हमें पता लग रहा है कि उनके आपसी प्यार का उदाहरण है, लेकिन जो लेखक है वो हमें इस लोक कथा के माध्यम से पानी के महत्व को समझा रहा है कि पानी जो है बहुत कीमती है, पानी अनमोल है, यानी कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। वो हमें इस लोक कथा के माध्यम से समझा रहा है। पानी अमृत है, हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 2/3 और हमारी पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है उसके ऊपर 3/4 यानी कि 3/4 जो पार्ट है वो पानी का है। और तरबूज जो आप खाते हैं उसमें 98% यानी कि 98% पानी है। जो वाटरमेलन होता है ना वो खाते हैं, उसमें 98% पानी होता है। तो अब इस पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे शरीर का जो 2/3 भाग और धरती का 3/4 भाग में पानी है, और तरबूज में 98% पानी है। अपनी अब देखो, अब हमें बता रहा है, ये लोक कथा ही समाप्त हुई, अब हमें आगे दिनचर्या के बारे में बता रहा है। आइए पढ़ते हैं। अपनी दिनचर्या में झांको। दिनचर्या क्या होती है बेटा? रोज का काम। जैसे आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ये सब हमारी दिनचर्या है। ठीक है, अपनी दिनचर्या में झांको। कह रहा है कि अपने जो हर रोज का तुम्हारा काम है उसकी तरफ देखो। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। नित्य प्रति होता है प्रतिदिन, यानी कि हर रोज पानी का जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। सुबह उठ लेके शाम तक हमारा पानी कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है, यानी कि जब हम पानी पीते तो हमारी प्यास बुझ जाती है। और रसोई घर में जो आपकी मम्मा खाना बनाती है, आटा गूंथती है, सब्जी बनाती है, बर्तन साफ करती हैं, तो ये सब किससे संभव हो रहा है? पानी से। अगर पानी नहीं हो तो इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो कहता है चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? नहीं बच्चों, ये पानी के बिना संभव नहीं है। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं जो हैं पानी की सहायता से ही होती हैं। यानी कि अगर पानी न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना नहा सकते हैं, ना घर की सफाई कर सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना ही दांत साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सारी किससे पॉसिबल है? पानी से। अगर पानी नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य इसमें से नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि बिना पूर्व सूचना के, यानी कि अगर हमें यह पता ही ना चले कि आज पानी नहीं आ रहा तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि पानी के बिना हम कैसे दिन में अपने दिनचर्या को पूरा करें। तो कहता है इन पैराग्राफ में से बताया गया है कि बिना पूर्व होता है पहले, बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। कहते हैं जैसे हम नल में पानी आता है, टैप में पानी आता है, अगर हमें कोई ना बताए कि आज पानी नहीं आएगा और बिना इंफॉर्मेशन के ही पानी को बंद कर दिया जाए और बाद में हमें पता लगे कि यार 4-5 घंटे पानी नहीं आना, तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। यानी कि सारे दिन का कार्य करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हम कोई भी कार्य बिना पानी के नहीं कर सकते। तो अपनी दिनचर्या को
चलाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। हम बिना पानी के अपनी दिनचर्या को पूरा नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। पानी जो है जीवन के लिए जो है बहुत जरूरी तत्व होता है, पदार्थ तत्व है। मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, पौधे हो गए, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी बहुत जरूरी है। अब बच्चों देखो, एक एग्जांपल दे रहा है कि यदि तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो, तो क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा, है ना। वो पौधा अपने आप मुरझाना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। अब गर्मी का मौसम है, ठीक है, और तुम्हें पानी पीने के लिए ना मिले तो हम क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत प्यास लगती है, और अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जो है मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होता है बेचैन होना। तो बेटा, हमें इस पाठ में पानी के महत्व को समझाया गया है। आगे कहते हैं कि पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। यानी कि जब पानी नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी में जो नरमता है, नरम की सॉफ्टनेस जो होती है, नरमाई जो होती है, वो नहीं आएगी, और पृथ्वी जो हमारी उपजाऊ नहीं होगी। यानी कि इस पर पानी के बिना आप फसल वगैरह कैसे उगा सकते हैं? कोई भी जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, यदि पानी नहीं है तो उसके बिना उसको नहीं उगाया जा सकता। तो किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। यानी कि जब बारिश आती है तो किसान बारिश आने के बाद हल चलाता है और उसमें खेती करता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हमें पौधों को बड़ा करना है तो उसके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। पहले जो थे भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। यानी कि बहुत समय पहले की बात है, जब पानी का इतना इंतजाम नहीं था, पानी की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, कुएं नल वगैरह नहीं थे, तो जो भारत के किसान थे वो किस पर निर्भर थे? वर्षा पर। स्वतंत्रता से पहले की बात है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले, विनाश लीला होती है नष्ट करने वाले, पानी को इन बांधों में रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। यानी कि जो नदियां थी, बड़े बड़े नाले थे, उन पर बांध बनाया गया। पहले क्या था बेटा, इन पर बांध नहीं था, तो क्या होता था? पानी जिधर का रुख करता उस एरिया को पूरा नष्ट कर देता था। चाहे वहां पर फसल होती थी, चाहे वहां पर लोग रहते थे, उस सारे जो क्षेत्र था उसको समाप्त कर देता। विनाश लीला होता है नष्ट करने वाला। तो बाढ़ के रूप में जो था वो सारा एरिया क्षेत्र नष्ट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन पर बांध लगाए गए, उन बांध में रोककर उस पानी को निर्माण कार्य में लगाया गया। यानी कि नए नए कार्य करने के लिए उनका प्रयोग किया गया। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। आपको पता है बेटा, जब पानी से बिजली बनाई जाती है तो बड़े बड़े वहाँ पर टावर से बने होते हैं, जहाँ पर पानी ऊपर से नीचे गिरता है और बिजली उत्पन्न होती है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। जैसे बड़ी बड़ी नदियां नाले हैं, तो उनमें क्या होता है? छोटे छोटे नहरों को बनाकर उस पानी को बांट दिया जाता है विभिन्न भागों में, और उससे क्या होता है? उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ इसकी जरूरत है, यानी कि जहाँ इसका घोर अभाव है। जैसे कई एरियाज में ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं लग सकते, नदियाँ नाले नहीं होती, तो बड़े बड़े नदियों में से छोटे छोटे नहरें निकाली जाती हैं और उस जगह पहुंचाई जाती हैं जहाँ पानी का अभाव है, पानी की कमी है। किस लिए? पानी पीने के लिए और फसलों को
उत्पादन करने के लिए। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया। यानी कि सतलुज नदी जो बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, उसमें से एक नहर निकाली गई जिस नहर का नाम रखा गया इंदिरा गांधी। और वो कहाँ गई? राजस्थान की मरुभूमि को। मरुभूमि क्या होते हैं? रेगिस्तान, यानी कि जो राजस्थान का रेगिस्तान एरिया था, वो जो नहर है वो उस तरफ का रुख उसका किया गया, यानी कि उसका दिशा जो थी रेगिस्तान की तरफ कर दी गई और राजस्थान को पानी दिया गया है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने अब पानी के अक्षय भंडार, अक्षय क्या होता है? जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको अक्षय बोलते हैं। पानी में जीवन की शक्ति है, देने की शक्ति, यानी कि पानी जो हमें जीवन प्रदान करता है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार, अक्षय होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, नेचर ने हमें इतने बड़े बड़े भंडार दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें पानी के बहुत बड़े भंडार दिए जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो पानी सारा शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध पानी इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया जाता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे अब हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, टैप में पानी आता है या नल के द्वारा, तो कहते हैं कि इस पानी को जो है शुद्ध किया जाता है, इसलिए इस शुद्ध पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पानी आ रहा है टैप खोल देंगे, काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी चलता रहेगा, बर्तन धो रहे हैं तो पानी चलता रहेगा, नहा रहे हैं तो पानी लगातार चल, यानी कि सोप लगाया तो थोड़ी देर पानी टैप बंद कर दें, नहीं, कंटिन्यूटी में पानी चलता रहता है, तो बेटा पानी इससे व्यर्थ जाता है। हम सफाई करते हैं तो ये नहीं कि थोड़े से पानी से क्लीनिंग कर लें, हम पानी बहाते रहेंगे, सड़कों पे पानी जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, गंदगी फैलती है। घर की तो सफाई थे लेकिन बाहर वो पानी फैल जाता है, तो मतलब पानी जो है सारा वो व्यर्थ जाता है। हमें पानी का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है, यानी कि अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो हमें भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, तो हमारा कर्तव्य है कि पानी को प्रदूषित होने से बचाए। गांव में अभी भी जिस कुएं से पानी पीने का लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, गांव में नदी नाले नहर कुएं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जिस कुएं से पानी भरते हैं ना, उस कुएं के किनारे बैठकर ही नहा लेंगे, धो लेंगे, कपड़े धो लेंगे, बर्तन धो लेंगे, मतलब वही गंदगी फैलाते हैं। तो क्या होता है, वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? कुएं में जाएगा, और वही पानी हम पिएंगे, फिर क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, है ना? तो यही कहना चाह रहा है कि अगर हम कुएं के आसपास बैठ के कपड़े धोते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, नहाते हैं या और कुछ धोने का कार्य करते हैं, तो ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है, और दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि जब हम पानी को सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं और उसके दूषित कर देते हैं, तो वही दूषित पानी हमारे लिए कई रोगों का कारण बन जाता है। तो इसलिए बच्चों, आप ये अपना कर्तव्य समझो कि ये हम सबका कर्तव्य है, एक का नहीं, हम सबका कर्तव्य है कि हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है? पानी जो है जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है, मतलब स्वच्छ होना, साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। यानी कि जैसे अयोध्या थी, सरयू नदी के किनारे थी, ऐसे ही और भी कोई बड़े बड़े प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनका जो विकास हुआ है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है।
इनकी जो हमारी ये धरोहर है, हमारी संपत्ति है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। जहाँ पर भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा के न होने में वन जो है उपवन सहायक होते हैं। यानी कि वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है? पेड़ पौधों की वजह से। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। यानी कि जो पेड़ हैं पौधे हैं ये हमारे लिए वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। यानी कि हम अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें वर्षा भी प्राप्त होगी। तो बच्चों आज हमने पानी अमृत है पाठ के माध्यम से जाना कि पानी जो है अमृत के समान है और पानी का सही तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम पानी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें जो है पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। बेटा पानी तो बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन हमें शुद्ध पानी की जरूरत है, स्वच्छ पानी की जरूरत है और उसके लिए जरूरत है हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करने की। किस प्रकार? पानी को व्यर्थ न करके पानी को हमें बचाना है और अपना जीवन भी बचाना है। जैसे आपने कोट पे पढ़ा है, सेव वाटर सेव लाइफ। तो बच्चों आज हमने पानी अमृत है पाठ के माध्यम से पानी के महत्व को जाना, उसकी उपयोगिता के बारे में जाना और हमने यह भी जाना कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए हम सबका क्या कर्तव्य है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ के माध्यम से समझ गए होंगे कि पानी को जो है अमृत क्यों कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आरंभ करेंगे